राम नाम का कोई आदमी सच्ची में थे या नहीं पता नहीं हमको, बट ये हम जानते हैं कि रामायण महाभारत इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उस टाइम का, उस जमाने का सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ट्रेड, वार, कॉमर्स, साइंस सबका एक रिफ्लेक्शन है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग हर साल बनता है पर सरकार ही उस पर यूज नहीं करता है। ईश्वर हम बिलीव करते हैं, ठीक, लेकिन मेरा अपना ईश्वर का डेफिनेशन अलग है। हमारे पास गुड स्टूडेंट का डेफिनेशन है जिनको नंबर ज्यादा मिलता है। स्वर्ण के बच्चों में से एक भी ऐसा नहीं था, लेकिन नाउ दे आर डूइंग एक्सेलेंट। नमस्ते, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एनबीओ पॉडकास्ट। अक्सर हम बातें करते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो हम अपने एक अहंकार को लेके चलते हैं। लेकिन उसी क्षण जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इस अखंड ब्रह्मांड के सामने हम अपने आप को एक तिनके से भी छोटा महसूस करते हैं और वही क्षण हमारा सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। आज हम बात करेंगे इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में और अभी मैं बैठा हुआ हूँ स्काई वॉचर्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ बंगाल के लाइब्रेरी में और हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं देवाशीष शोरकर। देवाशीष सर, वेलकम टू एनबीओ पॉडकास्ट। थैंक यू सर। बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके साथ ये पॉडकास्ट बनाऊंगा। ये वैसा कुछ नहीं है, मतलब हम बांग्ला में जैसे बोलते हैं कि अड्डा, वैसे ही एक अड्डा है। तो इस अड्डा के ऊपर हम बात करेंगे इंडियन स्पेस साइंस के बारे में बहुत कुछ। सबसे पहले एक बात जो मैं पूछना चाहूँगा कि स्काई वॉचर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ बंगाल, इसके फाउंडर हैं आप। पहला सवाल जो मेरे दिल में आया था कि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट किया था पहली बार जब मैं देखा था, स्वान। तो स्वान जैसे मुझे जो लगता है, क्योंकि मुझे हिंदू माइथोलॉजी सब में थोड़ा बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, तो स्वान बोलते हैं तो हम प्रजापति ब्रह्मा और फिर सरस्वती दोनों के साथ हम उसे रिलेट करते हैं। और फिर दूसरा भी एक बात है कि स्वान जो है चिड़िया, वो तारे को भी मतलब स्टार्स को भी नेविगेट करते हैं, ऐसा भी कुछ मैंने सुना है। तो ये नाम का साथ मतलब कहाँ से आया, ये थोड़ा अगर आप बताते कि शॉर्ट फॉर्म इतना अच्छा हुआ। हाँ, देखिए, स्काई वॉचर्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ बंगाल SWAN, ये तो हो गया एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम का जो एब्रिविएटेड फॉर्म है वो हो गया आपका स्वान। तो इसमें ना एक थोड़ा सा आपको देखने से अच्छा है, विजुअली अगर आप लेते हैं तो इसमें हमारा जो लोगो है दैट इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द नेम। वो हमारा ये जो नाम है इसको एक्सप्लेन करता है। तो हाँ, लोगो भी हाँ, मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये एक राउंड सर्कल है। तो ये राउंड सर्कल जो है दैट रिप्रेजेंट्स द फील्ड ऑफ व्यू। टेलीस्कोप से हम जब स्काई को देखते हैं तो यूजुअली उसका फील्ड सर्कुलर होता है। एक्चुअली टेक्निकली कोई भी लेंस का जो इमेज बनता है उसका फील्ड ऑफ व्यू सर्कुलर होता है, लेकिन अक्सर हम हमारे कैमरा में, इवन जो कैमरा से आप फोटो ले रहे हैं अभी, उसमें भी हम लोग उसको रेक्टेंगुलर फ्रेम से कट लेते हैं, लेकिन एक्चुअली इमेज फॉर्म्ड होता है सर्कुलर। तो ये हो गया सर्कुलर। उसमें किसी एक चीज को टारगेट करने के लिए आई पीस में अक्सर ये होता है क्रॉस हेयर कहता है, ऐसा क्रॉस हेयर रहता है, जिस क्रॉस हेयर का सेंटर में हम हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये टारगेटिंग के लिए है, ठीक। तो ये जो 4 नॉच चारों साइड में दिखाई दे रहा है दैट रिप्रेजेंट्स वो क्रॉस हेयर। तो ये हो गया टेलीस्कोपिक व्यू। अभी आप देखिए, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन इस स्टार्स में रैंडमली सब सजा हुआ है। नीचे 7 स्टार ऐसा एक हुक शेप का है। दिस इज पोलर बियर और सप्तर्षि मंडल। ये सप्तर्षि मंडल जो है ये हमको एक स्टार को पॉइंट करता है, दिखाता है। ये देखिए, फर्स्ट दोनों को आप हम कनेक्ट करेंगे तो वो इसको शो कर रहा है। ये होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है ये ध्रुव है। ध्रुव मीन्स जिसका कोई कभी हिलता नहीं है। तो हमारे आसमान में हम कहीं पे भी देखेंगे तो ऑल द स्टार्स वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक मूव करते रहते हैं एवरी डे, बट एक ही स्टार है जो अपना जगह से कभी हिलता नहीं है
और वो हमारा नॉर्थ में रहता है, उत्तर में, नॉर्थ पोल। तो ये हो गया पोल स्टार। तो उसी से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं जी। तो ये सप्तर्षि मंडल इसको डायरेक्शन दे रहा है। और आप ही ने बता चुके हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स जिसमें स्वान है जो पानी में रहते हैं, हांस टाइप का जो बड़ा चिड़िया है, ये लोग, इट इज बिलीव्ड कि सिंस टाइम इमेमोरियल ये चिड़िया जो है वो स्टार नेविगेशन करता है। तो पोल स्टार को देख के दूसरे सारे स्टार को देख के वो मूव करता है। तो ये स्वान स्टार नेविगेशन करता है आसमान को देख के। तो ये चिड़िया जो है ये स्वान का पिक्चर है, देखिए, हाँ सही है, स्वान। तो ये नेविगेट कर रहा है स्टार को देख के। अभी द थिंग इज कि हम भी स्टार्स को देख के ही नेविगेटेड हो रहे हैं। हमारा भी आज का जो ये स्वान में सीखने का जो दरिया जो है वो नेविगेटेड होते हैं थ्रू स्टार्स। तो सिग्निफाई करता है इस पिक्चर में। अभी चारों ओर में ये जो लिखा हुआ जो हेलो जो है ये एक ग्लो टाइप का है। ये हेलो है हमारा इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी हम देखते हैं वो जस्ट जो हमको परसीवेबल मैटर है थोड़ा सा है, लेकिन बाकी सारे के सारे डार्क मैटर जो हम देख नहीं पाते। तो ये सिग्निफाई करता है इस डार्क मैटर को। एंड बीच में ये जो है ये सिंबलाइज करता है, हम अगर हमारा गैलेक्सी को, जो हमारा हाइपर होम है, हमारा स्टार सन, ये एक गैलेक्सी का मेंबर है जिसमें करीब करीब 4000 करोड़ स्टार्स है। और ये भी पूरे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज है, उसमें से सिर्फ एक है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी को साइड से अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड में पतला दिखेगा, बीच में मोटा दिखेगा। तो दिस थिंग रिप्रेजेंट्स आवर गैलेक्सी मिल्की वे। ये मतलब मिल्की वे गैलेक्सी को सिग्निफाई करता है। एंड दिस इज द हेलो डार्क मैटर, this is the field of vision of a telescope, and we all are governed, directed by the stars. And I tell you, human civilization का एकदम शुरुआत से आदमी बना था because of the stars. अच्छा, आदमी बना था। मेरा कहने का मतलब है एक ही स्पीशीज है पृथ्वी में, धरती में, जो अपना इंस्टिंक्ट को ओवरराइड कर सका। बाकी सारे के सारे एनिमल्स जो है वो अपना इंस्टिंक्ट से चलता है, वो प्रोग्राम्ड है। एक चिड़िया कब खाना खाना है, कब क्या काम करना है, कब क्या करना है, उसको प्रोग्राम्ड है। हमें सिर्फ एकमात्र स्पीशीज है जो सोचता है, जिसका कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, बाकी सब सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन होता है। तो हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था किसी एक जमाना में, दैट वाज बिकॉज ऑफ द स्टार्स, स्काई। ये लंबी कहानी। मतलब ये जो लोगो है इसमें सर आपने बताया कि कितना सारा मीनिंग, एब्सोल्युटली इसलिए मैंने आपको पूछा। और ये नाम जो है बहुत अट्रैक्ट किया मुझे। ये बात से मैं एक दूसरा सवाल में जा रहा हूँ। ये सवाल एक्चुअली था नहीं, अभी मेरे दिमाग में आया। आपने जो ध्रुव तारा के बारे में बोला, कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उससे मुझे पता चला, वहाँ किसी ने बोला है कि ये ध्रुव तारा क्या समय के साथ साथ चेंज होता है, ऐसा कुछ है। मतलब अभी इस टाइम में जो ध्रुव तारा है वो मान लीजिए कुछ मिलियन ईयर्स पहले कोई दूसरा ध्रुव तारा था, मतलब पोल स्टार क्या चेंज होता है, इस बारे में आपके कुछ क्या है? इसीलिए तो उसको इंडस सिविलाइजेशन में दिस वर्ड हिंदू, दैट मींस इंडस सिविलाइजेशन। तो इंडस सिविलाइजेशन में हम लोगों का ऑब्जर्वेशन और एस्ट्रोनॉमी ये इवन 10,000 BC में भी ये बहुत एडवांस्ड था, अभी भी है। ये नॉट ओनली इंडिया, मेसोपोटामिया, चाइना भी बहुत सारे ओल्ड सिविलाइजेशन डेवलप था। तो हमारे जो ट्रूथ जो होता है, सत्य जो होता है, हम अगर लिंग्विस्टिक फॉर्म से देखेंगे तो सत्य का तीन लेयर होता है, 3 लेयर्स ऑफ ट्रूथ। एक होता है अभी आप और मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सत्य है। 10 मिनट के बाद ये सत्य नहीं रहेगा, क्योंकि आप कहीं चले जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे। तो ये हो गया एक सत्य। और एक होता है कि ये मकान जो है ये यहाँ पर है, मतलब ये मान लीजिए कुछ सालों में, डिकेड्स ये रहेगा, हम बोल सकते हैं ध्रुव सत्य। बट हम अगर 1000 साल ले लेंगे तो ये मकान नहीं रहेगा नहीं। तो ध्रुव सत्य कुछ दिन के लिए, लेकिन ये जो धरती जो है ये धरती रह जाएगा जितना दिन हम सोच सकते हैं, वही सनातन सत्य।
तो सनातन वर्ड जो है उसका रिलीजियस फ्लेवर जोड़ के उसका मीनिंग कुछ भी किया जाए, लिंग्विस्टिक मीनिंग यही है। तो इसीलिए हमारा पोल स्टार जो है वो सनातन सत्य नहीं है, वो ध्रुव सत्य है, इसीलिए वो ध्रुव तारा चेंज होते रहते हैं। 26,000 ईयर्स का एक साइकिल होता है। अच्छा, हमारा पोल स्टार चेंज होते रहता है, और पोल स्टार चेंज होते रहता है अपना स्काई में। हमारा नॉर्थ अर्थ जो है वो घूमते रहता है, और ये बॉल जो है जो घूम रहा है उसका एक एक्सिस है। तो वो जो एक्सिस है, तो मान लीजिए ऐसे बॉल और वो घूम रहा है, दिस इज द एक्सिस। तो स्काई में ये किसी एक स्टार को डिनोट कर रहा है, वो हमारा पोल स्टार है। अच्छा, तो वो उसको हम घूमते हुए देख नहीं पाते, बिकॉज वो हमारा इस पोल का ठीक ऊपर में है। ठीक ठीक, बाकी सब घूम रहा है, कोई घूमता नहीं है। हम घूम रहे हैं इसलिए उसको घूमते हुए हम लोग देखते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमारे पास इंडिया में काफी पहले से ही है। ठीक है, तो अभी दिस थिंग कीप्स ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। आपने बचपन उसको क्या कहते हैं, बचपन वो लट्टू हम लोग जो धागा से हम लोग ऐसे घुमा देते ना, तो उसको आप देखें कुछ जब थोड़ा सा धीमा हो जाता है ना, वो तो ऐसे घूमने लगता है ना। तो इसको कहते हैं प्रिसिशन मूवमेंट। तो अर्थ का भी एग्जैक्टली सेम थिंग होता है। ठीक है, तो ये प्रिसिशन मूवमेंट जो है वो घूमते रहे, तो इसलिए वो टाइम टू टाइम दिस थिंग वो एक एक स्टार को पॉइंट करेगा। ठीक, तो तब वो रहेगा पोल स्टार। एंड इसके साथ हमारा सीजन भी शिफ्ट करता है। आप जैसे विंटर समर जो आता है, ये स्टार डे वाज अक्षय तृतीया। जी जी जी, राइट। हाँ, अक्षय तृतीया का सिग्निफिकेंस क्या है? अक्षय तृतीया यूज्ड टू बी कंसीडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ ईयर। राइट, उस दिन में, अक्षय तृतीया का उस दिन में पूरा साल में 4 ही डेट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी एक दिन में। अच्छा, एक होता है जिस दिन दिन और रात दोनों इक्वल होते हैं, वो इक्विनॉक्स। ओके, 2 होते हैं, जैसे हम लोग अभी 21 ऑफ मार्च एंड 21 ऑफ सितंबर हमको मिलता है। एंड ये छोड़ के बाकी 2 दिन होते हैं जिस दिन दिन सबसे बड़ा, रात सबसे बड़ा। तो ये 4 दिन सबसे बड़ा एक हो गया, और अब एक रात 21 ऑफ जून दिन सबसे बड़ा, दिन सबसे पिक बड़ा। समर। जी, एंड 21 ऑफ दिसंबर रात सबसे रात बड़ा। सबसे बड़ा। ठीक, तो ये जो हमारा सीजन है ना, दिस सीजन इटसेल्फ शिफ्ट करते रहता है। इंग्लिश कैलेंडर में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर उस शिफ्टिंग को दिमाग में रखते हुए करेक्टेड हो गया है। लेकिन इंडियन जो कैलेंडर है, उस कैलेंडर में अभी बंगाली में या इंडिया में अभी बोईशाख है, है ना। तो बोईशाख में हम देख रहे हैं अक्षय तृतीया आया। अक्षय तृतीया एक पर्टिकुलर स्टार एंड मून का कॉम्बिनेशन जो येस्टरडे था। तो उसी दिन में हम लोग इस पूजा को करते, अक्षय तृतीया करते। बट किसी एक जमाना था जब ये स्टार एंड मून का यही कॉम्बिनेशन किस दिन आता था? जिस दिन हमारे यहाँ इक्विनॉक्स होता था, मतलब दिन और रात इक्वल लेंथ का, वो होता था पॉइंटेड डे। तो उस दिन से साल का शुरुआत होगा। ठीक है, वर्नल इक्विनॉक्स। तो अभी वर्नल इक्विनॉक्स आपको पता है कब हो गया है? 21 मार्च हो गया। आज कितना दिन के बाद हमको मिल रहा है अक्षय तृतीया? 21 मार्च से लेके कल तक करीब 50 डेज, 50 दिन। तो 50 डेज हमारा सीजन शिफ्ट कर चुका है। राइट, अभी देखिए ये जो साइकिल है 360 डिग्री, ये घूम रहा है 26,000 साल में। सीजन शिफ्ट कर रहा है 26,000 साल में 360 डिग्री। तो 1 डिग्री शिफ्ट करेगा 72 ईयर्स में। अभी 50 डेज का शिफ्टिंग हो गया, मतलब 50 डिग्री का शिफ्टिंग हुआ है। तो 50 डिग्री का शिफ्टिंग में 50 इंटू 72 कितना आता है? करीब करीब 3,500 साल। तो हम मान सकते हैं कि हमारे ये अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट करने के जो कल्चर हमने स्टार्ट किया था करीब 3,500 ईयर्स बैक। ये तो हमारा सिंपल मुखिया मैथमेटिक्स से निकल गया है। अभी हम अगर अपना स्काई को सिमुलेट करेंगे, अभी सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग पिछले 10-15 साल का स्काई तो बना सकते। अगर हम लोग बनाएंगे तो हमने किया भी था, उसमें पता चला कि करीब शायद वो 1300 BC या 1400 BC में हम लोग ये अक्षय तृतीया को स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम ये अक्षय तृतीया में इक्विनॉक्स होता था, तो हम लोग इसको साल का बिगिनिंग कंसीडर करते थे। टैक्सेशन के हिसाब से अच्छा रहता था। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर कि दिस प्रिसिशन ये 26,000 साल में घूमता है। सो दिस इज अ ग्रैंड क्लॉक।
अगर हम लोग रामायण या महाभारत जी। उसको स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सारे, मैं सर वही इसीलिए आपको पूछा कि रामायण में कुछ उल्लेख है। रामायण सिर्फ रामायण नहीं, महाभारत में भी। देखिए हम लोग इसको स्टडी नहीं करते, हम लोग इसको मीथ बना चुके हैं। जी जी। हम जानते नहीं कि राम नाम का कोई आदमी सच्ची में थे या नहीं, पता नहीं हमको। दुर्योधन नाम का कोई आदमी सच्ची में थे या नहीं हमको पता नहीं। आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, बट ये हम जानते हैं कि रामायण महाभारत इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उस टाइम का, उस जमाने का सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ट्रेड, वार, कॉमर्स, साइंस, सबका एक रिफ्लेक्शन है। बहुत सारे लोग उसमें इनपुट करते गए, तभी उस टाइम में जो लोग स्काई ऑब्जर्वेशन करते थे दिन गिनने के लिए, हर चीज का तो दिन गिना हुआ रहता है। महाभारत में मोर देन 150 श्लोक्स है जिस पे पर्टिकुलर स्काई ओरिएंटेशन के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक, उसको हम लोग आसानी से निकल सकते हैं और निकलते भी हैं। कब हुआ है आपको मैं बता सकता हूँ। ब्रह्म की ये भीष्म कब मरे थे, किस दिन उनको सुलाया गया था? सर वो क्या अक्षय तृतीया में था? नहीं, अच्छा। भीष्म को कब सुलाया गया था? अच्छा, कब सुलाया गया था? अच्छा। उसके बाद कब उनका अंत हुआ? हाँ, इसको हम लोग एकदम कंफर्म से ले नहीं सकते, बिकॉज हम जो महाभारत से इसको ले रहे हैं, आई डू नॉट नो वेदर दिस इज द एक्चुअल ओरिजिनल वर्जन और नॉट, बिकॉज पीपल केप्ट ऑन एडिंग थिंग्स उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे हमारे पुराना जो राइटअप्स जो है, वो मेनी राइटअप्स दे कंटेन मेनी स्काई ओरिएंटेशन थिंग्स, उससे हम लोग वो डेट निकल सकते हैं। इंडिया का इंडियन कैलेंडर जो है, जो कैलेंडर एंड जो पंचांग आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये गलती से भरा हुआ है। इट इज पिछले करीब 700 साल में इसका कोई करेक्शन हुआ नहीं, गलती से भरा हुआ है। एंड दैट वाज उसका अपडेट नहीं हुआ उसका। एकदम हुआ है, एकदम हुआ है। अच्छा। 47 में हमारा इंडिपेंडेंस के बाद ग्रेट विजनरी हमारा जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रोजेक्ट लिए थे। इस हमारे इंडिया में करीब 35 डिफरेंट स्कूल का पंचांग उस टाइम में चलता था। अभी भी आप देखिएगा डिफरेंट स्कूल का पंचांग चलता है, राइट। तो उस टाइम में साइंटिस्ट मेघनाथ शाह को हेड करके पंचांग रिफॉर्म कमेटी बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एक पंचांग होना चाहिए विच विल बी साइंटिफिकली करेक्टेड, एंड जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मतलब इंग्लिश कैलेंडर टाइप का ये सीजनल शिफ्ट जो है उसको दिमाग में रखते हुए चलेगा। ऐसा करेक्टेड टेक्निकली परफेक्ट एक कैलेंडर बनाने का काम दिया गया था। मेघनाथ शाह एंड एनसी लाहिड़ी ये दोनों मिलके इस कैलेंडर को बनाए भी थे। एंड 1957 शायद इसको प्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड दैट। एंड वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग हर साल बनता है, पर सरकार ही उसको यूज नहीं करता है। क्या कंपल्शन है आई डो नॉट नो। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वो भी तो हमारे साथ थे जी। उनका पंचांग जो है, कैलेंडर जो है, करेक्शन हो चुका है बेस्ड अपॉन दिस करेक्शन। अब अगर बांग्लादेश का कैलेंडर देखेंगे और हमारा बांग्ला कैलेंडर देखेंगे, अब देखिएगा दोनों में अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि उसका वाला जो है वो ऑलरेडी करेक्टेड है। तो शायद हमारा भी होगा जी। बट हम लोग जब अपना हिसाब करते हैं तो वी कीप ट्रैक ऑफ आवर राष्ट्रीय पंचांग। ओके, ठीक है। तो इंडियन कैलेंडर का, इंडिया सिविलाइजेशन का हमारा कैलेंडर के एक एडवांटेज है कि इंग्लिश कैलेंडर के कंपैरिजन में इट्स अ सोलूनर कैलेंडर। मींस हमारा कैलेंडर में हमको सन एंड मून दोनों का फीचर्स मिलता है, ओके, ठीक है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सोलर कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो प्योरली लूनर कैलेंडर, इस्लामिक ट्रेडिशनल कैलेंडर, जिसके हिसाब से इस्लामिक त्योहार सब बनता है, ईद बनता है, रोजा रखते हैं वो लोग, तो दैट इज ए लूनर कैलेंडर। बट इंडिया सिविलाइजेशन का ओल्ड वन दैट इज सोलूनर। सोलर मतलब सोलर और सन एंड मून दोनों का। तो ये इट इज एडवांटेजियस एंड एडिशनल फीचर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहूँगा कि देवाशीष सर जो है, जैसे पहले भी मैंने बोला है कि स्काई वॉचर्स एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ बंगाल के फाउंडर हैं, उसके साथ साथ नासा ने जो है 1997 में सर के नाम से एक वेब पेज डेडिकेट किया है, और 1999 में
फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा सर के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री। और तीसरा एक बात जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर का बेटा सुपुत्र जन्मेजय सरकार वो आदित्य L1 प्रोजेक्ट में वो थे। इसके बारे में और जानकारी मैं सर से लूँगा। सर स्वान के बारे में अगर आप कुछ बोलते कि स्वान के अचीवमेंट्स के बारे में। देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा एक क्लब ऑर्गेनाइजेशन बना था, तो कहता है ना कि चला था अकेले लेकिन चलते चलते कारवा बन गया। जी जी। तो वही होते जब बहुत सारे बच्चों ने आया एकदम बचपन में ज्वाइन किया क्लब एक्टिविटीज में। कौन से साल में सर आपने ये शुरू किया था? ये स्टार्ट हुआ था 86 में। 86 में? यस, 86 87 उस टाइम में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम में वो हैलीज कॉमेट नाम का एक कॉमेट आता है। जी जी जी। तो वो 76 ईयर्स के बाद आता है। तो उस साल में हैलीज कॉमेट आया था, तो उसी का आधार पर स्टार्ट हुआ था। बट थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी स्टार्ट हुआ था उसके कई साल बाद। हैलीज कॉमेट को लेके हम लोग चर्चा किए थे, स्टडी किए थे, देखा भी था उसको। फिर 1995 एक सोलर एक्लिप्स हुआ था। 1995 में हुआ था वो। क्या सर वो कोलकाता से भी काफी अच्छा देखा गया? मैं गया था पुरुलिया में। अच्छा। तो उसको लेके एक्साइटमेंट हुआ जी। उम्र भी कम था तो इश्यूज लेके चलता था, कोई एक इवेंट होगा तो उसको लेके एक्साइटमेंट। फिर 1997 में बहुत ऑर्गेनाइज्ड में काम हुआ था। दैट टाइम वो कॉमेट हेल-बॉब जो लास्ट सेंचुरी का ब्राइटेस्ट कॉमेट। अच्छा। तो हेल-बॉब जब आया था उस टाइम में हमारा इंटरेस्ट था, तो समहाउ बिरला प्लानिटेरियम एंड हमारा एक कोलैबोरेशन बना। तो प्लानिटेरियम का लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी हमको यूज़ करने का मौका मिला। एंड हमने अपना प्रोजेक्ट जो हमने विजुअलाइज किया था जो करेंगे वो हमने किया, फील्ड वर्क भी हमने किया। एंड इसका एकेडमिक बैकअप जो है लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी वो प्लानिटेरियम हमको दिया था। तो उस हिसाब से काम बहुत अच्छा था। वो कॉमेट जो था उसका टेल पार्ट में कितना डस्ट है, कितना आइस है, उसको एक असेसमेंट करने का प्रोजेक्ट था। तो उसी से शुरुआत हुआ था। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। हम लोग ये लोगो को अडॉप्ट किया था 97 में। दिस लोगो इट केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1997। बाकी रहा आप अचीवमेंट के बारे में कहते हैं तो देखिए, ठीक है, अभी एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा जगह में पहुंच गया है जहां पर एक एमेचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ ज़्यादा रखा हुआ नहीं है अचीव करने के लिए। दैट टू इन ए कंट्री लाइक इंडिया जहां पर फिनेंशियल बैकअप एंड एकेडमिक बैकअप थोड़ा सा कम मिलता है। एंड इट इज इसके बारे में सर मैं क्वेश्चन करूंगा। हाँ, एस्ट्रोनॉमी एज अ होल, यू नो, दिस इज हाईली इंस्ट्रूमेंट एंड एकेडमिक इंटेंसिव सब्जेक्ट। बट यस, अचीवमेंट हम अगर सच्ची में बोलेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने बचपन से बड़ा हो गया, ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, हम गॉड में बिलीव करते हैं, ईश्वर हम बिलीव करते हैं, ठीक। लेकिन मेरा अपना ईश्वर का डेफिनेशन अलग है। अच्छा, ठीक है। मेरे लिए ईश्वर का मतलब ऐसा सुपर नेचुरल कोई पावर नहीं है जो हमको रिजल्ट अच्छा करवा सकता है या लॉटरी में प्राइज दिलवा सकता है या जिसका सामने हम 2 फूल चढ़ाएंगे तो हमारे सारे गलती को माफ कर सकता है। मेरा ईश्वर इतना वीक नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है सर ईश्वर, अगर आप बोलो? हाँ, मेरे लिए जो ईश्वर का डेफिनेशन है दैट मैचेस विथ ऑल द रिलीजियस बुक्स। ईश्वर एक ऐसा एंटिटी है हु इज omniscient, जिनको सब कुछ पता है। हु क्रिएट्स अस, वी कैन नॉट क्रिएट हिम, जो हमको बनाया हम उनको बना नहीं सकते। हु कंट्रोल्स अस, जो हमको कंट्रोल करते हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिससे हम बने हैं हमसे वो नहीं बने हैं, ठीक है। और जो हर जगह में हम जो कुछ भी परसीव कर सकते हैं उसमें वो है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये एयर, ये फायर, ये धरती, ये पानी, यही हो गया ना। हम कुछ भी देखते हैं उसी में है। हम पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते सच्ची में, वो हमको कंट्रोल करते हैं। तो ये क्षिति, अप, तेज, मरुत, बोम, यही जो पंचभूत जो है हमारा इंडस सिविलाइजेशन का फिलोसफी जो कहते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स,
यही ईश्वर है मेरे लिए। मतलब सर अगर सिंपल भाषा में बोले तो नेचर ही यस 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 मतलब नेचर ही भगवान। यस, एंड आप किसी भी रिलीजियस बुक्स आप लीजिए, आप कुरान लीजिए, आप गीता लीजिए, उपनिषद लीजिए, त्रिपिटक लीजिए, बाइबल लीजिए, कि ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जहां पर गॉड का डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन इससे बाहर कुछ है। बाहर कुछ। ठीक है, बात अलग है, हम लोग गॉड को गॉड बना चुके हैं जी। बस। छोटा सा लकड़ी वाला डब्बा में बंद करके रखते हैं, सुबह में 2 तो बताशा दे देते हैं, बस सोचते हैं कोई हैप्पी हो गया। ठीक है सर इस विषय में बात करेंगे तो थोड़ा राइट, डेविएशन हो जाएगा। अभी देखिए ऑलमाइटी रिमेन वेरी, आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी जी, क्योंकि वो हमको बायोलॉजिकली तो हमने फादर किया एक ही सन को, बट मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा बहुत सारे लड़का लड़की है, बहुत सारे, एंड उसमें से बहुत सारे हैं जो बच्चा था तो ये स्वान में ज्वाइन किया था, अभी कितना बड़ा हो गया। तो you name any big IITs in country, we have our students there. okay. You name big institutes, we have our students there. But ये सारे students में से एक भी, that includes my son, एक भी स्कूल लाइफ में सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट था नहीं। सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट, हमारे पास गुड स्टूडेंट का डेफिनेशन है जिनको नंबर ज्यादा मिलता है। स्वान के बच्चों में से एक भी ऐसा नहीं था, लेकिन नाउ दे आर डूइंग एक्सलेंट। ठीक, क्योंकि इनका बचपन से एक आदत बन गया था, जो कुछ हम पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं है, हम सीखते हैं। सिंस दे हैव स्टडीड, दे हैव लर्नड, एंड दिस लर्निंग पेड देम डिविडेंड। तो हमने कुछ नहीं कर सका, हमने कुछ नहीं सिखाया इन लोगों को, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया जहां पर 10 बच्चे मिलकर एक साथ में हल्ला कर सकता है, खेल सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। सो स्टडी इज नो मोर कंपल्शन फॉर देम, स्टडी इज अ फन। दैट इज माय बेस्ट अचीवमेंट शॉन का। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन में मैं जाऊंगा, जाने से पहले एक छोटा बात शेयर करना चाहूँगा क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड है। कुछ दिन पहले मैं एक चाय की दुकान में बैठा हुआ था, तो वहाँ चाय वाला बात कर रहा था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और ये जो सिलीगुड़ी में भी हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो वो सिंपल बोल रहा था कि मतलब पृथ्वी का ये हालत है, इतना गर्मी बढ़ रहा है, पेड़ कट रहा है, वाटर लेवल घट रहा है, तो साइंटिस्ट लोग ये सूरज में भेज रहे हैं, ये सब नहीं करके पृथ्वी के बारे में मतलब जानना चाहिए। उनका जितना उनको पता है, जो उनका सोच है, उन्होंने बोला, मैं सुना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, पहला तो ये कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि कॉमन जो व्यक्ति है, कोई भी एक कॉमन मैन, वो इंडियन स्पेस साइंस इस विषय को क्या सोचता होगा? ये पहला आपके अनुसार। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पेस साइंस का सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी में उसका जो बहुत कुछ होता है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ देखिए, ये दोनों साइड है। एक बात ये तो वाजिब है कि एक पुअर कंट्री रदर नॉट दैट रिच कंट्री इंडिया, इनके लिए 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके स्पेस में एक गाड़ी भेजना कितना लॉजिकल है, ये सवाल तो आ ही सकता है। देखिए क्या होता है ना कि नॉट एवरीबॉडी कैन रियलाइज कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, एंड हम इसको पहुंचा भी नहीं सकते। आप आज मेरा फोटो ले रहे हैं, इसको आप एक वीडियो बनाएंगे एंड यू विल अपलोड दैट टू सम प्लेस एंड यू विल एक्सपेक्ट पीपल टू वॉच दैट। वो अपना हैंडसेट में या अपना कंप्यूटर में वो देखेंगे, कैसे देखेंगे, डेटा ट्रांसफर होगा कैसे? ठीक है, सही बात। ठीक है। अब जानते हैं कि आज टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जहां पर हायर लेवल टेलीकॉम होता है, नॉट दैट कि यहां से हमने फोन किया आपको फोन मिला, ऐसा नहीं। पीपल आर वेरी सीरियसली डीलिंग विद द थिंग्स बिकॉज सन अपना एक्टिविटी का साइकिल का पीक में चल रहा है, अभी ट्रेमेंडसली डिस्टर्ब्ड है सन अभी। ठीक है, एंड इसलिए जो मैग्नेटिक स्टॉर्म हो रहा है, इसलिए हमारा टेलीकम्युनिकेशन एंड पावर सप्लाई डिसरप्टेड हो रहा है। बट हमको यह पावर मिल रहा है, हमको सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिल रहा है, कुछ बंद नहीं हुआ है। आज से 30 इयर्स बैक होता
तो डिस्टर्बेंस हमको पता चलता है। आज क्यों नहीं पता चलता? बिकॉज हमने स्पेस को एक्सप्लोर करके ये डिस्टर्बेंस हमको तकलीफ ना दे सके, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते वो हमने सीख लिया। सो आज आप हम शांति से यहाँ बैठे हुए हैं। आप उस दिन शांति से चाय का दुकान में बैठे हुए थे, वो चाय वाला भी व्हाट्सएप से QR कोड से पेमेंट ले रहा था। जी जी, सारा जो है कहीं और से कंट्रोल हो रहा है, या लेकिन हमें समझ में नहीं है। हर चीज एक के साथ दूसरा रिलेटेड है। जी, ठीक है। एंड जिस कंट्री में 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पुतला बनाया जा सकता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्या लफड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अक्सर जो एक कॉमन सवाल सबके मन में ही रहता है कि इसरो इंडिया का हो गया, नासा, तो एक कंपैरिजन एक आता है, फिल्म में भी हम देखते हैं, जैसे मिशन मंगल फिल्म आया था, उसमें भी दिखाया गया था। तो इन टर्म्स ऑफ बजट, टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट, आप इंडियन स्पेस साइंस को बाहर के कंट्री के साथ कैसे रिलेट करेंगे या फिर कैसे कॉम्पीट, मतलब क्या बोलना चाहेंगे इसके विषय में? और आपका कहने का मतलब है कि हम लोग जितना खर्चा करके जो अचीवमेंट करते हैं और बाहरी देशों ने जो खर्चा करके जो अचीवमेंट करते हैं, कंपैरिजन में दोनों हम कहाँ पर है, उन लोगों से ऊपर है या नीचे? वही मैं बोल रहा हूँ, आपके अनुसार इंडियन स्पेस साइंस कहाँ पे है? इट इज एब्सोल्युटली एट पार। आपको मैं बताऊं, स्पेस एक्सप्लोरेशन इज सो हाईली एक्सपेंसिव इशू है ना, यहाँ पर कंपटीशन तो रहता ही है, कंपटीशन तो रहता ही है। वो कर सका, मैं नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, हम कर पाए, ये रहता है। बट मोस्टली थिंग्स आर कोलाबोरेटिव। इसमें सर फिर थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सर ने बोला तो आपका ये जो स्वान जो है, स्वान क्या नासा इसरो दोनों के साथ ही काम करता है? स्वान इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नासा नासा आफ्टर स्कूल एस्ट्रोनॉमी इनिशिएटिव को काफी दिन से 2012 से, ओके, और 2019 से स्वान इसरो का एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट के हिसाब से काम करता है। तो वी रन इसरो कोर्सेज। ओके, इसरो अच्छा कोर्सेज ऑफर करता है, तो रिमोट कॉर्नर का स्टूडेंट्स को जिसका बेनिफिट नहीं मिलता था पहले, तो अभी दे कैन अवेल फॉर दोज कोर्सेज थ्रू स्वान। तो खैर जो भी हो, आपको मैं जो एक कंपैरिजन कभी कभी होता है कि स्पेशली चंद्रयान के बाद ये कंपैरिजन बहुत विविडली सीरियसली हुआ था कि हम लोग ने इतना खर्चा करके ये कर दिया, एंड वही चांद में जाने के लिए नासा को इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ा, तो इसलिए हम लोग उन लोगों से अच्छा बेटर काम किया। तो एक इंडियन होने के नाते आई एम प्राउड कि इसरो ने ये कर दिया है, बट साथ साथ हम ये भी समझते हैं कहाँ पर हम लोग फेल किया, कहाँ पर हम लोग अच्छा किया। एंड एक बात हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि जहाँ पर जिसको जितना ज़रूरत होता है वो उतना ही खर्चा करता है। ठीक है, अमेरिका हो सकता है रिच कंट्री, लेकिन उसका पैसा थिन एयर से आता नहीं है कि चाहा तो खर्चा कर दिया। नो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को जरूरत नहीं था। देखिए, वो तो बात भी तो सही है। अच्छा, 1969 में जिस दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद में पहला बार पैर रखे थे, कितना दिन उनको लगा था धरती से चांद में जाने के लिए? 3 दिन। अपोलो 11 मिशन दैट टुक 3 days टू रीच मून। हमने चंद्रयान को लेके कितना समय बिताया? महीनों। तो क्या हम बोलेंगे हम फेल किए हैं, वो सक्सेसफुल था? नो, क्योंकि हमारे इसमें आदमी नहीं थे, हमको 3 दिन में पहुंचाने का जरूरत नहीं था, इसलिए हम खर्चा नहीं किया। अभी हमको हमारा घर से मार्केट जाना है, तो हम एक सिर्फ जाना ही अगर है तो हम एक टोटो गाड़ी लेके जा सकते हैं, पहुंच गए। हमने एक BMW भी मंगवा सकते हैं। BMW मंगवाएंगे तो हमारा खर्चा होगा हजारों, टोटो से जाएंगे खर्चा होगा 50 रुपया, पहुंच तो गया। अगर हम जानते हैं कि आज हमारा घर में दोपहर में खाने के लिए हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम अपना जमीन बेच के BMW मंगवाएंगे, अपना प्रेसिडेंट को ले जाना है। ठीक है, लेकिन अगर हमको खुद को जाना है, हम क्या करेंगे? टोटो गाड़ी से चले जाएंगे। सॉरी। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटाइजेशन। हमको क्या करना है? अभी आदित्य, देखिए, चांद में
करीब 200 मिशन हो चुके हैं। चंद्रयान हमने चांद में भेजा था, उसी टाइम में जापान में वही साउथ पोल में भेजा, फेल कर गया। नासा एक प्रोजेक्ट वहीं पे भेजा, फेल कर गया। चंद्रयान में 2 में हम लोग भी फेल किया था। ठीक है, तो हर एक फेल्योर तो फेल्योर नहीं है, हर एक फेल्योर तो एक लर्निंग फेज है। क्यों फेल किया हमने, कैसे फेल किया, ताकि अगले बार हम ना करें यही गलती। तो उस हिसाब से हम लोग अगर सोचते हैं तो जिसको जो प्रायोरिटाइजेशन है उस हिसाब से खर्चा होता है। हमारा जो काम था उस हिसाब से हमने किया। तो कंपैरिजन खर्चा का नहीं अचीवमेंट का होता है, टेक्निकल एंड एकेडमिक अचीवमेंट। उस हिसाब से इसरो व्हाट इसरो इज डूइंग दैट इज फेबुलस। ठीक, अभी आप बोले ना, ये आज से करीब 4-5 महीने पहले, 4-5 महीने नहीं, हम लोग लास्ट सितंबर में लॉन्च हुआ था आदित्य L1 जी जी, जो सन को स्टडी करने के लिए। उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला भी कि आपके बेटे वहाँ पे थे। हाँ, तो आदित्य L1 देखिए, दैट इज अ प्रोजेक्ट, ये एक टेलीस्कोप है। ओके, ये एक टेलीस्कोप, जिस टेलीस्कोप को स्पेस में रखा गया है, क्योंकि धरती में बैठ के हम लोग जब अपना टेलीस्कोप से आसमान देखते हैं, तब हम लोग आसमान का थोड़ा सा ही देख सकते हैं, हर चीज देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो जो लाइट्स ऊपर से आते हैं, जो जो रे आता है, उसमें से बहुत सारे रेज जो है वो हमारे धरती के ऊपर जो एयर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, इसलिए हम लोग वो देख नहीं पाते, स्पेशली अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो हम अगर एक टेलीस्कोप को इस धरती के ऊपर चढ़ा देंगे, एयर को ऊपर कर देंगे, वो भी हम देख पाएंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये बहुत सारे स्पेस टेलीस्कोप है। तो हमारा एक है, ये इसको डिजाइन किया गया था आदित्य L1। तो आदित्य इज द नेम ऑफ सन जी, राइट। तो उसको स्टडी करने के लिए इस टेलीस्कोप को भेजा गया है, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर में जाएगा। चंद्रयान में अगर कंपेयर करते हैं, चांद 4 लाख किलोमीटर डिस्टेंस, आदित्य जहां पर गया है वो 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, वहां पर वो खड़ा, वहां पर जाके वो सेट होगा, वहां से वो सन को देखेगा। अभी नाम का पीछे दिया हुआ है L1। इस L1 का मतलब हो कि लग्रांज वन। तो हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट ये एक ऐसा लोकेशन है जहां से अनइंटरप्टेड 24 आवर्स ये स्पेस टेलीस्कोप एक तरफ सन को देख पाएगा और एक तरफ अर्थ का जो दिन हुआ पोर्शन है उसको देख पाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो क्योंकि वो सन के तरफ से देख रहा है तो दिन हुआ पोजीशन को ही देख पाएगा। राइट। हाँ। तो अभी यह है, इट इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ के चारों तरफ घूमेगा नहीं। अगर मान लीजिए मैं और आप बैठा हूं, आप सन है, मैं अर्थ हूं, किसी ने अगर मेरा चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो यहां जब है तब वो सन को देखेगा, बट यहां जब पहुंच गया तब देख नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन ये आदित्य L1 को एक ऐसा जगह में प्लेस किया है जहां पर सन भी उसको खींच रहा है, अर्थ भी उसको खींच रहा है, दोनों का बीच में उसको फंसा दिया गया है, तो यहीं पे फंसा हुआ रहेगा। और यहां से 24 आवर्स वो उसको सन को देखेगा एंड इधर अर्थ को डेटा भेजते रहेगा। इट इज वेरी क्रिटिकल। पूरा धरती में अब तक लग्रांज वन पॉइंट के लिए करीब 7-8 ही ट्रायल हुआ है, हम लोग तो सक्सेसफुली कर चुके हैं। ठीक है, और इस आदित्य L1 जो स्पेस टेलीस्कोप है, बेसिकली ये देखने का यंत्र है। इसमें मेन पेलोड जो 4-5 है, उसमें एक है कि सन को अल्ट्रावायलेट रे से दिखा गया, मतलब सन से जो अल्ट्रावायलेट रे निकल रहा है, जो टोटली एटमॉस्फेयर में करीब एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है पृथ्वी में, धरती से, जमीन से हम लोग उसको फील नहीं कर पाते हैं, उससे वो सन को देखेगा। तो ये अल्ट्रावायलेट रे से उसको देखने के लिए जो टेलीस्कोप उसका अंदर में है आदित्य में सूट, तो इस सूट को बनाया है आयुका ने, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, पूरे पृथ्वी का, धरती का करीब एकदम फर्स्ट टायर का ये एस्ट्रोफिजिक्स का जो इंस्टीट्यूट है उसमें से एक है आयुका, पुणे में है। तो मेरा बेटा वो आयुका का तरफ से इसको बनाया, दिस सूट जो है आयुका ने बनाया। तो सूट का जो छोटा सा टीम आयुका का, उसमें ही बेसिकली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कैलिब्रेशन, असेंबलिंग, टेस्टिंग। एंड अभी क्या होता है, अभी सन से जो डेटा आ रहा है, ये लोग उसी को डेटा लेके काम कर रहा है। इट्स ए वेरी बिग थिंग।
लेकिन वो कंपैरिजन नहीं है कि इंडिया कर सका तो हम लोग नहीं कर सका, तो नासा क्यों नहीं कर किया? क्योंकि जरूरत नहीं है। आज आदित्य तो कर रहा है तो इसका डेटा तो उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। इट इज अ कोलैबोरेटिव। फायदा तो पूरा पृथ्वी को ही हो रहा है, सबको ऐसा नहीं कि इंडिया का कोई फायदा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में मोस्टली पीपल एक चीज बिलीव करते हैं कि देयर आर मेनी कंट्रीज ऑन अर्थ बट देयर इज ओनली वन स्काई। एग्जैक्टली। जैसे सर शुरू में मैंने बोला कि जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो अपने आप को एक तिनका से भी छोटा महसूस होता है। एकदम तब इंडिया क्या है, अमेरिका क्या है, वो उतना एब्सोल्युटली नहीं, वो तो मतलब निजी बात होती है। एब्सोल्युटली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई फ्यूचर मिशन के बारे में आप बोलना चाहेंगे कि? बहुत सारे फ्यूचर मिशन है इंडिया के बारे में आप सोचते हैं। और देखिए स्पेस एक्सप्लोरेशन अभी एक ऐसा जगह में पहुंच गया है ना कि बोलना मुश्किल है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी उभर के आ रहा है, बिग कंपनी जैसे स्टारलिंक एक नेटवर्क बन गया है इलन मस्क का। स्पेस एक्स का एक कंपनी है जो बहुत बड़ा रॉकेट बना चुके हैं। तो इसरो का भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है। तो अभी देखिए जैसे बोला सान को देखने के लिए, अभी देखिए वो तो सान को देख रहे हैं लेकिन सान का चारों ओर जो कोरोना होता है क्राउन, वो हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि सान खुद इतना ब्राइट है। तो उसको ब्लॉक कर देंगे तो चारों तरफ का कोरोना हम लोग देख पाएंगे। तो आदित्य में ऐसा एक है, लेकिन उसमें क्या होता है सान को ऐसा करके सामने उसके मशीन में रखा हुआ एक पीस, उससे उसको ब्लॉक किया जाता है तो चारों तरफ का कोरोना वो देखता है। लेकिन अभी एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें कितना इंटरेस्टिंग है, 2 सैटेलाइट सिंक्रोनाइज्ड वे में जाएगा और दोनों अपना अपने हिसाब से घूमेगा। घूमते घूमते किसी एक जमाना आएगा जब एक सैटेलाइट दूसरे के लिए एक आर्टिफिशियल टोटल सोलर इक्लिप्स बनाएगा। अच्छा, इधर से आ रहा है ऐसा करके, तो जैसे ये हो गया तो इसके लिए सोलर इक्लिप्स बन गया। इस दोनों का डिस्टेंस, इस दोनों का स्पीड बहुत क्रिटिकली सिंक्रोनाइज्ड होगा तभी ये हो पाएगा। दैट प्रोजेक्ट इज कमिंग अप। वाओ, इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोजेक्ट। ये इसरो का ही प्रोजेक्ट? हाँ, इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोजेक्ट एंड होगा, होते रहेगा। और आप जो बोले ना कि कॉमन आदमी कितना इन्वॉल्व रहता है, कभी जब इसरो का ये लॉन्च होता है ना, हमने चंद्रयान का लॉन्च में भी था, ये आदित्य का लॉन्च में भी था, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा में जहाँ से चढ़ता है वहाँ पर आप पहुँचिए तब आप समझ लीजिएगा आदमी का इन्वॉल्वमेंट क्या रहता है, बच्चों से लेके बूढ़ा तक। दैट इज द ट्रू नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। वहां पर सबने शोर मचाते रहता है कि सब सोचते हैं मैं खुद फ्लाई कर रहा हूं उससे, ठीक है। इट्स ए स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस। आपने तो सर खुद वहाँ थे, आपने महसूस किया है। आप बोले तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज देखा था मैं, रॉकेट बॉयज, होमी जहांगीर बाबा उनके ऊपर, उसमें ये दिखाया गया सच्ची में। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। तो इसलिए हम लोग हर एक आदमी बेनिफिशियरी है स्पेस साइंस का। आपको मैं बता रहा हूँ जिस कैमरे से अभी मेरा फोटो डेटा प्रिपेयर्ड हो रहा है उस कैमरे में जो कवर लगा हुआ है उसका जो मटेरियल है परहैप्स दैट इज नियोप्रेन। इफ इट इज नियोप्रेन तो इट इज ऑल्सो आउटपुट ऑफ स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे चीज बनता है जो बाद में कॉमन लोगों का जिंदगी में यूज में आता है। आपका हाथ में जो रिस्ट वॉच है जी, उसका अंदर में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है दैट वाज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली सर मुझे जो लगता है कि स्पेस साइंस ये जो मतलब बात ही इतना बड़ा है तो बहुत आदमी लोगों को लगता है कि ये तो मतलब हमारे दिमाग के ऊपर से जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसा मतलब एक मनभाव हो जाता है। रॉकेट साइंस इज नॉट रॉकेट साइंस। आश्चर्य की बात यह है कि हमारा बच्चों को स्कूल लेवल में क्लास 9, 10, 11, 12 में वर्क, फोर्स, ग्रेविटी ये सब जो पढ़ाया जाता है ना, उससे ये लोग काफी आराम से स्पेस एक्सप्लोरेशन का बेसिक्स आराम से समझ सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज स्कूल में जब इन लोगों को पढ़ाया जाता है तब सिर्फ पढ़ाया जाता है, ये लोग भी सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। इसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, रिलेट नहीं करते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डू एट स्वान। एवरी सैटरडे वी सीट विद द किड्स, एवरी सैटरडे। आज भी है सेशन।
ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो बंद नहीं हुआ। इवनिंग को होता है सर? इवनिंग को 6 to 8। हाँ। तो वहाँ पर बच्चों ने अपना हिसाब से अपना सवाल वो लोग सोचते हैं, अपना सवाल को सॉल्व करते हैं, एंड दिस इज द वे दे लर्न। ठीक, वहाँ पर हम लोग वही प्रयास करते हैं कि दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आप अपने ज़िंदगी के साथ आप को रिलेट कीजिए, तो क्या रहेगा ना कि ये स्टडी ये और कंपल्शन नहीं रहेगा। एंड जब तक हम लोग बूढ़ों लोग जो लोग बूढ़ा हो चुके हैं, जब तक हम लोग बच्चों को दिमाग में ये चीज नहीं दे पाएंगी कि पढ़ने का मकसद नंबर लाना नहीं है, पढ़ने का मकसद सीखना है, नंबर इज बाई प्रोडक्ट, तब तक हमारा इंट्रूसेंस कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, सही बात है। आपको मैं बताया ना, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। हमारा एक लड़का वो कल्टीवेशन ऑफ साइंस में उसका पीएचडी कंप्लीट हो रहा है, और डार्क मैटर के ऊपर क्या है, सिलीगुड़ी का एक बंगाली मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। एक लड़का इंदौर आईआईटी में पिछले साल ऑल इंडिया आईआईटी जैम में उसका रैंकिंग है 367। कैन यू इमेजिन, ना कोई ट्यूशन ना कुछ, सिलीगुड़ी कॉलेज से बीएससी किया है। ठीक है, एक है बेनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो भी यहाँ का ही है। तो ऐसा ये दिस आर द एग्जांपल्स। एक मुंबई आईआईटी से जस्ट उसके एमटेक कंप्लीट किया, तो सिलीगुड़ी में एक छोटा सा स्कूल में पढ़ता था, दिन भर रात भर क्लब में घूमते रहता था, यहीं पे शोर में पढ़ाई भी करता था उसी के साथ। सर, पॉडकास्ट का हम लोग आखिरी भाग में आ गए हैं। ये मैं बोलना चाहूँगा कि आपने तो बहुत कुछ बोला, फिर भी ये क्वेश्चन मेरा था कि चैलेंजेस क्या क्या आता है, मतलब इस वैसे तो बहुत कुछ ही चैलेंजेस आता है, लेकिन एक तरह से अगर आप बोला जाए कि मेन चैलेंजेस क्या है इसमें। देखिए, चैलेंजेस सबसे बड़ा जो हमारे लिए आता है, हम जो सोचते हैं, हमने 2019 में वो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड होता है पूरे दुनिया भर में स्टूडेंट्स के लेके, जैसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में ओलंपिक होता है, सेम स्टेटस के एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड। नाउ दिस ओलंपियाड वर्ड्स तो बहुत लोग यूज करते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होता है, बट एक्चुअल जो ओलंपियाड है उसमें इंडिया जब अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है, उस रिप्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए सारे खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, तो इसमें हर स्कूल या जो इंटरेस्टेड होते हैं अपना 2-3 बेस्ट स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करते हैं, करीब 50,000 नॉमिनेशंस आता है, उसमें से 3-4 राउंड में एलिमिनेट करते 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 बेस्ट 21 स्टूडेंट्स को रखा जाता है। फिर उन लोगों को ग्रूमिंग किया जाता है, मेंटर्स उनको ग्रूमिंग करते हैं, फिर उन लोगों को एग्जाम होता है, उनमें से सिलेक्टर्स लोग 3 बच्चों को निकलता है, एंड देन दे आर सेंट फॉर द फाइनल ओलंपियाड। तो संयोग से 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको इस ओलंपियाड का कोच एज वेल एज सिलेक्टर नॉमिनेट किया था। यू विल बी सरप्राइज्ड, इस 21 में एक भी ईस्टर्न इंडिया का स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, नॉट ओनली दैट ईयर, बहुत सारी ईयर हमारे यहाँ तो हायर सेकेंडरी में 99.3%, 99.8% वाला भी लड़का शायद मिलता है हमको। स्कोर तो इतना होता है, बट वाई इज इट सो कि जब इन ट्रू सेंस जस्ट नॉलेज बेस का कंपटीशन होता है, तब क्यों पीछे रह जाता है? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, वो सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक है, फॉर ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर स्कोर हंटिंग बहुत ज्यादा होता है, ठीक, जो वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। ये हमारा रियलाइजेशन, सबका टारगेट रहता है कि मुझे कितना स्कोर करना। मैं गलत हो सकता हूँ, आई विल बी हैप्पीएस्ट मैन, अगर कोई हमको गलत प्रूफ करे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड नेशनल प्लेटफॉर्म में हम अगर चैलेंजेस देखेंगे तो फिर वो भी यहाँ पर ही आता है, एक्चुअली नॉलेजेबल जो काम कर सकता है वैसा आदमी ढूंढ के निकालना। क्योंकि हमारे यहाँ स्टडी एक ऐसा हो चुका है जिनके एकेडमिक ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है, उनका साइंटिफिक ओरिएंटेशन एंड फील्ड एक्सपीरियंस वीक होता है। जिनका फील्ड एक्सपीरियंस है उनका एकेडमिक्स नहीं है। दैट इज अ बिग चैलेंज। नेक्स्ट आप बोलेंगे फिनेंस, तो डेफिनेटली इट इज अ चैलेंज फॉर एवरीबॉडी इट इज अ चैलेंज, तो उसको हम लोग कैंसिल आउट होता है, वो नहीं भी मेंशन कर सकते। एंड थर्ड है क्या, किसी को सुनने से बुरा लग सकता है,
I'm not praising anyone or criticizing anyone, but there are certain things जिसको actual field politics से बाहर रखना चाहिए. Space exploration, it is purely a scientific activity. इसका कुछ administrative things होता है. इसका military importance भी बहुत है. राष्ट्र के सुरक्षा के लिए वो भी देखना चाहिए. बात सही है. But किसी स्पेस एक्सप्लोरेशन को पॉलिटिकल पर्पस में यूज कर लेना या किसी स्पेस सक्सेस या फेलियर को पॉलिटिकल हिसाब से यूज करना, अगर कोई सोचता है ऐसा कुछ करने के लिए, तो वो होना नहीं चाहिए. लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ है. अगर किसी को दिमाग में ऐसा करने का आता है तो ये होना नहीं चाहिए. ये होना नहीं चाहिए. स्पेस एक्सप्लोरेशन फेलियर हो सकता है. हमको फेलियर को एक्सेप्ट करना है एज अ लर्निंग स्टेप फॉर द नेक्स्ट मिशन. ये सभी चैलेंजेस मेन चैलेंजेस. यस यस इट इज. सर वैसे तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि बात करता ही रहूं. मतलब खत्म करने का मतलब दिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक टाइम बाउंडेशन तो हर एक चीज में होता है, कभी ना कभी खत्म करना ही पड़ेगा. अंत में सर ये लास्ट आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यूअर्स को, किसी को भी, आप इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो कुछ एक मैसेज सर क्या देंगे? मैसेज और क्या देंगे? देखिए, आदमी पैदा होता है अपना दिल में स्काई के लिए एक लव लेके ही पैदा होता है. ये मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा हूँ. दिस इज रियलिटी. जेनेटिकली दिस स्काई, इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्काई, दैट इज एम्बेडेड इन द हार्ट ऑफ एवरीवन. नेक्स्ट, सबसे पहला टीचर जो एक आदमी का जिंदगी में होता है, एटलीस्ट इंडिया में, वो सबसे पहला टीचर, सबसे पहला लर्निंग जो देते हैं वो भी स्पेस लेके ही देते हैं. मैं जब इतना सा छोटा था, जब मेरा सबसे पहले मैं अपना गर्दन हार्ड हुआ, जब मैं ऐसा कर सका फर्स्ट टाइम, मेरी माँ ने हमको गोदी में लेके बाहर ले गए और बोला, देख बेटा चंदा मामा. ठीक है, तो वो भी तो एस्ट्रोनॉमी क्लास था. तो इसलिए स्पेस हमारा सबका दिल में एम्बेडेड है. बाकी रहा इसको लेके मेथडिकल स्टडी करना, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है. ओनली थिंग इज कि इस स्टडी, स्पेस को लेके स्टडी करना है तो आपको सीखना है, लर्निंग जरूरी है. वहां पर नंबर लाने से ही नहीं होता है. तो इसलिए आप कुछ भी कीजिए, कोई भी कुछ भी आपका स्ट्रीम हो जाए ना क्यों, आप स्पेस साइंस को, स्पेस एक्सप्लोरेशन को, स्पेस नॉलेज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपका नॉलेज लेके. ऐसा नहीं है कि नासा में जितने आदमी काम करते हैं, हर आदमी साइंटिस्ट है. अकाउंटेंट भी है, स्वीपर भी है. जो स्वीपर वहाँ पर लेबोरेटरी क्लीन कर रहा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पर है, बिकॉज उनको वहाँ क्लीन करना पड़ रहा है उनका हिसाब से, वहाँ का हिसाब से. सो ही नीड्स टू लर्न हाउ टू क्लीन अ क्लीन रूम. ये हमारा आपका लाइब्रेरी साफ करना नहीं है. जिससे स्वीपर को भी अपना हिसाब से उसका टेक्निकल नॉलेज उसको मिलता है. ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना पड़ेगा सिर्फ स्पेस साइंस को करने के लिए. जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो बायोलॉजिस्ट है, एक्सोबायोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा सा स्ट्रीम है अभी. जो स्पेस में अगर कहीं पे प्राण है, लाइफ है, तो वो लाइफ कैसा होगा, ये स्टडी करते हैं लोग. ठीक है, तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट आप कीजिए, अगर आप उस सब्जेक्ट को सच्ची में सीख रहे हैं, देन यू कंसिडर योरसेल्फ केपेबल ऑफ गेटिंग इनटू स्पेस मिशंस. इसलिए आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट लेके आप बड़े हो जाइए, आप स्टडी कीजिए, डिग्री की कोर्स कीजिए, मास्टर्स कीजिए, उसके बाद आप स्पेस मिशंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं. दैट्स ऑल. एंड साथ साथ में बच्चों को जागरूक करने के लिए, छोटा से आप अगर बच्चों में इसका इंटरेस्ट को, जो उसका एम्बेड किया हुआ है जीन में, उसको थोड़ा सा हवा देके, उसको चिंगारी जो है उसको थोड़ा सा बड़ा सा फायर फ्लेम बनाना पड़ेगा. एंड ये बनाने के लिए यूट्यूब, इंटरनेट, लाइब्रेरी काम कर सकता है सब, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा काम करेगा अगर आप अपना कीमती वक्त से थोड़ा सा निकाल के बच्चों को लेके आसमान दिखाइएगा. देख बेटा ये चांद है, कल छोटा सा आज बड़ा हो गया, परसों और भी बड़ा होगा.
वो समझ जाएगी ये जिंदा है। देख वो जो ताड़ा है ना वो घूमता नहीं है। थोड़ा सा आप दिखा दीजिए, 1000 रुपया खर्चा करके किताब खरीद के आप जो बच्चों को देंगे ना इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा होगा आप अगर सिर्फ खुद उनके साथ छत में जाके बच्चों को या कहीं जंगल में जाके कहीं मैदान में जाके आसमान दिखाइएगा। थोड़ा सा आसमान दिखा दीजिए। यही गॉड ने जो कुछ भी क्रिएट किया उसमें से आसमानी है वही चीज़ जिससे बड़ा किसी चीज़ आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो दिखाइए बच्चे को। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये अड्डा बोलिए आप, ये पॉडकास्ट कुछ भी, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छा ही लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इंडियन स्पेस साइंस में इंटरेस्ट है, इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में, तो आप स्वान में आ सकते हैं। स्वान सिलीगुड़ी में स्थित है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं अपना मतलब एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार।